देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स नहीं होने से ये लाल रंग का जो ब्लॉक है वो वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स के इस सिंपल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करेंगे। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए भी होंगे, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, बातों को ठीक से समझने के लिए, पकड़ने के लिए। ये 30 सेकंड या 1 मिनट तक वीडियो देखने से आप एक्चुअली में कुछ नहीं सीख पाते। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन। सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। ये वाइट कलर में जो चीज़ दिख रही है ये एक वेज है, इसका मास 2m है, इसकी ये हाइट h है। सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। इस वेज के ऊपर एक छोटा ब्लॉक m मास का रखकर हमने छोड़ दिया, टॉप पे छोड़ दिया। ये स्लाइड करता हुआ नीचे आया। गौर किया जाए, जब ये स्लाइड करेगा तो ये वेज भी चलेगा। वेज कैन ऑल्सो मूव, इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड वेज। ये सरफेस भी स्मूथ है। हमने इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया, ये हाइट h है। क्वेश्चन कहता है फाइंड वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक एज इट स्लाइड्स डाउन ऑनटू द टेबल। जब ये लाल ब्लॉक फिसल करके टेबल पे पहुंचा, उस समय तक वेज ने जो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया होगा उसका वर्क डन क्या है, ये कैलकुलेट करके आपको बताना है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. You can pause the video and give it a try on your own. This is a simple question, yet very conceptual. I am doing the solution here. This is the situation after the block has come down onto the table. The block slides onto this curved surface of the wedge and now it is on the table. Now the diagram shows that this surface is very smooth and it smoothly merges onto the table. तो ये ब्लॉक जो फिसल कर आया, ये यहाँ पर टेबल से ऐसा टकराया नहीं। अगर इसकी बजाय ड्राइंग ऐसा होता, अगर ये ड्राइंग ऐसा होता तो ये ब्लॉक जब चलता हुआ यहाँ आता तो ये धप से इस टेबल से टकराता, तो कोलिजन जैसी चीज होती। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई अब्रप्ट फोर्स नहीं है। देयर इज नो अब्रप्ट चेंज इन इंक्लिनेशन। ये एक कर्व्ड स्मूथ सरफेस है जो स्मूथली मर्ज हो गया टेबल के ऊपर, तो वैसा झटके वाला जैसा कोई फोर्स ब्लॉक के ऊपर नहीं लगा। ये ब्लॉक नेचुरली जब नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये वेज ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, ऐसे ब्लॉक भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वेज पे। तो वेज पे ये जो फोर्स लग रहा है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वेज पे जो फोर्स ब्लॉक अप्लाई कर रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट एंड देयरफॉर दिस वेज विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि जब ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे पहुंच चुका है तो ब्लॉक विल बी ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन whereas wedge will be traveling in opposite direction. Now let us assume that velocity of the wedge is v after the block has completely come down to the table. So let us assume that final velocity of this wedge is v. Just by applying momentum conservation in horizontal direction, one can see that velocity of this block will be 2v. गौर किया जाए, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है किसी सिस्टम का जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। क्या इस ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, इस पे कई सारे अनबैलेंस फोर्स है, मतलब अनबैलेंस फोर्स है, एक्ट कर रहा है, तो इसका मोमेंटम, अकेला ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं। क्या वेज का मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, इस पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस फोर्स है जो ब्लॉक ने अप्लाई किया, इसलिए वेज का मोमेंटम भी कंजर्व्ड नहीं है। पर मैं जैसे ही बोलता हूं कि ब्लॉक प्लस वेज ये मेरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स नहीं होने से ये लाल रंग का जो ब्लॉक है वो वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं होता, वो नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, बदल रही है। नेचुरली वर्टिकल डायरेक्शन में इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल, बाहरी कोई फोर्स दिखता नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स है। अगर मैं ब्लॉक को अकेला कंसिडर करता हूं
तो वेज जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। वेज को अकेला लेता हूँ, ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, पर दोनों को एज ए सिस्टम लेता हूँ तो फिर ये उनका आपस का मामला इंटरनल फोर्स हो गया, राइट। सो जब मैं इसको सिस्टम लेता हूँ तो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो ऑन दिस सिस्टम, फ्रिक्शन नहीं है। इस केस में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्वेशन को आप कंपोनेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है सिस्टम पर, बैलेंस्ड फोर्सेस हो सकते हैं, नेट फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है। उस केस में एक्स डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। हो सकता है वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्व ना हो, पर एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिखता आपको। तो यहाँ ऐसी ही सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स था नहीं सिस्टम पर, इसलिए मोमेंटम जीरो था, जीरो ही रहेगा। जब आपने ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा था तो एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, so the initial momentum was zero. So after some time also momentum will remain zero. When I say something is conserved means that quantity does not change with time. और फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि मोमेंटम m इंटू वी नाम की क्वांटिटी जो है ये कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है विद टाइम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, बट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो 2m इंटू वी इन दिस डायरेक्शन इज m इंटू 2v इन दिस डायरेक्शन। तो हम सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 2v होनी पड़ेगी, सो दैट नेट सम ऑफ these two momenta 2mv and m into 2v is 0 because they are in opposite direction. अब एक और कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यहाँ यूज है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हम कब अप्लाई करते हैं, जब कोई डिसिपेटिव नेचर का फोर्स ना हो। जैसे फ्रिक्शन अगर होता तो मैकेनिकल एनर्जी का हीट बना देता विच इज लॉस्ट फॉर एवर। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक ऊपर से नीचे आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वर्टिकली मूव हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने डेफिनेटली वर्क किया। पर फ्रिक्शन जैसे फोर्स के एब्सेंस में हम आसानी से यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कुछ तो कंफ्यूजिंग है, नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क किया कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन ने इंडिविजुअली ब्लॉक के ऊपर या इस वेज के ऊपर वर्क किया। अगर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लाल ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, पूछा गया है, तो लाल ब्लॉक ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया उसने भी वेज के ऊपर वर्क किया। अगर हम उन दोनों नॉर्मल रिएक्शन के वर्क डन को जोड़ देंगे तो वो हमें जीरो मिलेगा। हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन एक कंस्ट्रेनिंग फोर्स है, पूरे सिस्टम पर इसका वर्क डन जीरो होता है। हाँ, किसी एक कंपोनेंट पे, इस मास पे नॉर्मल फोर्स ने वर्क किया, इस पे भी वर्क किया, पर दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखिएगा कि किस पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ, किस पे नेगेटिव वर्क डन हुआ, इसको जरूर सोचिएगा, छोड़िएगा मत। हाँ जी, बाय द वे, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि इस छोटे ब्लॉक ऊपर से नीचे आने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गई। इस छोटे ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गई, इसी वजह से सिस्टम के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी can get converted from one form to another, but the total amount of energy, mechanical energy, is conserved. So mgh is loss in gravitational potential energy, and that is same as gain in kinetic energy of the system. So what is gain in kinetic energy? This is half 2m v square, half 2m v square, and this one half m 2v square. So the whole kinetic energy of this system is there only because the small block has lost some potential energy. There is a complex kind of interaction between these two objects. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे की स्पीड को बदल दिया,
बट ओवरऑल सिस्टम को अगर हम देखें, दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स की कहानी में दम देखिए कि mgh नाम की कोई क्वांटिटी वो बदली तो उसका असर सिस्टम की स्पीड पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का रूल हमसे कहता है कि दिस विल बिकम mv स्क्वायर एंड 2mv स्क्वायर 3mv स्क्वायर, सो v स्क्वायर इज 1/3gh इफ आई एम करेक्ट। प्लीज एक बार चेक कर लेना, एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। mv स्क्वायर 2mv स्क्वायर 3mv स्क्वायर, ओके। So this is the speed of this wedge in this position. Obviously, इसकी speed 2v है, so it is twice of that. But now the question is saying what amount of work was done by the normal reaction force on this block. इसने कितना वर्क किया ब्लॉक के ऊपर? ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क हुआ है जानने के लिए मुझे ब्लॉक को सेपरेटली स्टडी करना ही पड़ेगा। मैं अब सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोच रहा हूं, अभी तक ब्लॉक प्लस वेज को एक सिस्टम मान के सोच रहा था, अब मेरे सिस्टम में सिर्फ ब्लॉक है ऐसा सोचते हैं। ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से बढ़ के इतनी हो गई, हाफ m 2v का होल स्क्वायर, राइट। सो ब्लॉक हैज गेन्ड काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2v square. This is gain in kinetic energy, and at the same time it has lost potential energy by this amount. Okay, these two are not equal, you can check yourself. v की ये वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए, ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए आप पहले, चलिए इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2mv स्क्वायर mv स्क्वायर, so this is 2/3 mgh. Am I right? Half m 2v whole square. So this is 2mv square, and v square is gh by 3. Therefore 2/3 mgh. So gain in kinetic energy of this block is 2/3 mgh, right? But loss in its potential energy is mgh. तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन उससे कम है, 2/3 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है कि इस ब्लॉक के ऊपर किसी और फोर्स ने भी वर्क किया, सिर्फ ग्रेविटी ने नहीं। किसने वर्क किया? इस नॉर्मल फोर्स ने वर्क किया। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को समझते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, मतलब इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नहीं लिखेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस को छोड़कर बाकी फोर्सेस ने जो वर्क किया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। So what is change in mechanical energy of the block? The initial mechanical energy of the block is mgh, right? It was only having a potential energy mgh, assuming the reference level to be on the table. यहाँ पे potential energy को 0 माना तो initially block के पास ये energy थी, कोई speed नहीं थी। This final, this initial mechanical energy, and what is the final mechanical energy of the block? Kinetic energy. It is here on the table, which is equal to 2/3 mgh. Can you see that? मैंने उल्टा लिख दिया, क्या देखोगे तुम लोग? अरे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो फाइनल को पहले लिखना ना बेटा। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज दिस मच एंड द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh. So this is -1/3 mgh. अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे लिखना नहीं जानते और आप ऐसे ही लिखते हो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी चलेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखो ऑन दैट स्मॉल ब्लॉक mgh। ये मास का ब्लॉक h नीचे आ गया, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? mgh, राइट। देन देयर इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमें पता लगाना है,
So this is total work done by all the forces acting on this block. This is equal to change in kinetic energy of this block. What is change in kinetic energy of this block? Obviously, initially 0 था और finally इतना है. So 2/3 mgh. So again you get the same value. Work done by normal reaction is minus of 1/3 mgh. So the normal reaction force has performed minus 1/3 mgh work on this block. This looks surprising, isn't it? How can it be true? ये सही हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने इस ब्लॉक के ऊपर नेगेटिव वर्क किया? कैसे हो सकता है? यहां आपको ये ध्यान देना है कि ये सब जो इक्वेशन हमने लिखे हैं ये ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में लिखे हैं. कहाँ लिखे हैं? ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में लिखे हैं. तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन अगर हम सोच रहे हैं तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना होगा कि इस ब्लॉक का मोशन कैसा है. जैसे अभी नॉर्मल रिएक्शन इधर है, मान लो ये वेज इस डायरेक्शन में u स्पीड से चल रही है और मान लो ये ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में, वेज में बैठी चींटी को ये ब्लॉक ऐसा जाता हुआ दिख रहा है अलोंग द टेंजेंट v स्पीड से, पर जो जमीन पे खड़ा आदमी है उसको इस ब्लॉक की वेलोसिटी v थोड़ी दिखेगी. वेज खुद भी चल रहा है u स्पीड से, तो जमीन पे खड़े आदमी को ये ब्लॉक ऐसे चलता हुआ नहीं दिख रहा है. दी वेज इटसेल्फ इज ट्रांसलेटिंग. आप ध्यान से देखिए, तो जमीन पे खड़े आदमी को इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो v और u का वेक्टर सम दिखाई देगा. ऐसा कुछ हो सकता है. जमीन पे खड़े आदमी को इस छोटे ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं दिख रही है क्योंकि ये बड़े वेज के साथ साथ इधर भी ट्रांसलेट कर रहा है. अब आप नॉर्मल रिएक्शन और ब्लॉक की वेलोसिटी के बीच के एंगल को देखो, वो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, हर समय ना हो तो फॉर मेजर पार्ट ऑफ द मोशन हो सकता है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, और ये संभव है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने निगेटिव वर्क किया. बिल्कुल ठीक. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने छोटे ब्लॉक पे निगेटिव वर्क किया और इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने, छोटे ने जो नॉर्मल लगाया इस पे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इसने डेफिनेटली इस बड़े वेज के ऊपर पॉजिटिव वर्क किया क्योंकि नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिधर है उधर ही ये वेज डिस्प्लेस हुआ. ऑफ कोर्स नॉर्मल का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसने तो कोई वर्क नहीं किया, वेज का कोई वर्टिकल मोशन तो है नहीं. तो ये नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी डायरेक्शन में वेज चला है, तो वेज के ऊपर इस नॉर्मल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स ने निगेटिव वर्क किया है. दोनों को अगर मिला दें तो पूरे सिस्टम पे, वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम पे नॉर्मल फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया है. ठीक है, तो पूरे सिस्टम पे ये कंस्ट्रेनिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करता, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम देखें ब्लॉक्स के ऊपर और वेज के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने वर्क किया है. आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, और शायद अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये बेहद ही आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन मैंने क्यों डिस्कस किया. इसकी इंट्रिकेसीज को ठीक से समझें तो ये अच्छा था, बेहद आसान भी नहीं था. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग.